सभी पत्रकार बंधुओं का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी द्वारा वर्तमान में सेब सीज़न को लेकर के जिस तरह की सरकार और मंत्रियों द्वारा बयानबाजी हो रही है उसको लेकर के है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमाचल के कन्वीनर DN चौहान जी, हिमाचल के एडवाइजरी बोर्ड के प्रमुख आनंदवर्धन जैन जी और राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के नेशनल कोर वर्किंग कमेटी के मेंबर श्री आनंद नायर जी और मैं भी सम्मिलित हूँ। मैं राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी का राष्ट्रीय कोर कमेटी का सदस्य हूँ। सेब का सीज़न हिमाचल में पूरे जोर पर है और हालात ये है कि सेब सीज़न में मंडी में सेब के दाम नहीं मिल रहे हैं। बागवान बहुत निराश है, वो आंसू रो रहे हैं कि पूरे साल भर की मेहनत है और दाम नहीं मिल रहे हैं। और ऐसे में सरकार से और सरकार के मंत्रियों की जो बयानबाजी हो रही है उसको लेकर बागवान हताश है, उदास है और आक्रोश में भी है। बेहद विरोधाभासी और हास्यास्पद जो बयानबाजी हो रही है, ऐसा लगता है कि सरकार और पार्टी दोनों ही बागवानों को इस पीड़ा से निजात देने के अलावा उन्हें और पीड़ित कर रही है, जिसके बहुत दुख है। और इस पूरे हालात को देखते हुए ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि सरकार और मंत्री या बागवानों को बेवकूफ़ समझते हैं या बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं तो इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी। जहां प्रदेश का मुखिया कहता है कि आप अभी सेब को तोड़ना छोड़ दीजिए, अभी रोक दीजिए, घर में रख दीजिए। इतना नाजुक फल है कि वो कब तक रोक सकते हैं। और आपने कितनी व्यवस्था की है सेब स्टोर्स की, कितने कोल्ड स्टोर है, अगर कोई है भी तो किसके है वो सब जानते हैं। और वो किस तरह की मिली भगत है, इसमें भी किसी तरह का कोई सवाल करने वाली बात नहीं है। और एक मंत्री कहते हैं कि ये मार्केट और सेब दोनों डिमांड एंड वो सप्लाई पे डिपेंड करता है। भाई साहब, सेब का सीज़न 3 महीने का होता है, पूरी साल की मेहनत होती है। आपने किया क्या है? केंद्र की सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को हटा रही है, बाहर का सेब हमारी मंडी में आ रहा है और यहाँ के जो बागवान है वो सोचने पे मजबूर है कि आखिर वो साल भर की मेहनत को किस तरह से कैश कर पाएंगे। डबल इंजन की सरकार है और दोनों इंजन अलग अलग दिशा में अपने आप खींच रहे हैं। तो ऐसे में सबसे दुखद ये व्यवस्था है कि 3 लाख परिवार के आसपास सेब सीजन से लोग जुड़े हुए हैं और इस बार जो फसल है वो करीब 3 लाख बॉक्स से ज़्यादा है और आधी अभी फसल आई है और जो अभी आनी है उसको लेकर के बागवान बेहद दुखी है। लेकिन हमारे बागवान मंत्री जिनके ऊपर इसकी पूरी जिम्मेवारी है, उनका ये बयान कि सेब को खुले ट्रक में भर करके बिना ग्रेड किए हुए आप मार्केट में ले आइए, क्या उन्हें नहीं मालूम कि सेब इतना नाजुक फल है कि अगर 2 आपस में टकराते हैं तो टचिंग हो जाती है, वो बी ग्रेड हो जाता है। सेब के अगर डंडी निकल जाए तो A ग्रेड नहीं रहता, वो B ग्रेड हो जाता है। ऐसे में अगर सेब को कन्याकुमारी तक पहुंचाना है अपने ही देश में, कैसे पहुंचाएंगे, कैसे दाम मिलेंगे? और उस पर भी ये कि जानबूझ करके अगर सामने बात आ रही है तो भी अपने बयान पे उसी तरह से कायम है कि उन्होंने जो भी कहा है वो सही कहा है। और ये कहते हैं कि हमारे भी सेब है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, सिर्फ 10 सेब की वैरायटी के नाम बता दीजिए, पता लगेगा कि सेब क्या चीज़ होती है। एक दाने में कितनी बार हाथ लगता है और किस तरह से वो सेब जाता है। पेटी में इसलिए लगता है ताकि एक सेब दूसरे सेब के साथ टच ना हो, ताकि वो हिल ना हो। और मार्केट में ये स्थिति है कि आज से 10 साल पहले
जो स्थिति थी, आज पेट्रोल के और डीजल के दाम देख लीजिए और आप सेब की कीमत मार्केट से क्या मिल रही है उसे देख लीजिए, तो अपने आप सारी चीज़ें तय हो जाती है। और सरकार क्या कर रही है? हिमाचल में सेब पर एमएसपी नहीं है, जबकि 5,000 करोड़ की ये पूरा बिजनेस है और हिमाचल को, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत कुछ इसका निर्भर है। लेकिन सरकार जो MIS के तहत सेब खरीद रही है, जो C ग्रेड सेब है, जो प्रोसेसिंग के लिए, उसे जा करके मार्केट में बेच रही है। वही सेब जो 9 रुपये की लागत से खरीदा जा रहा है और 11 रुपये तक उस पर खर्च आता है और वहाँ 3 से 4 रुपये बेचा जा रहा है, तो मंडी में इसका सीधा असर पड़ता है। वो लोग जो रेडी पे बेचते हैं वो वही सेब उठा के ले जा रहे हैं और जिसका असर बाकी सेब पर भी पड़ रहा है। तो सरकार इन सारी चीज़ों को जानबूझ करके नज़रअंदाज कर रही है। क्या किसी भी सरकार को, क्या किसी भी मंत्री को इस तरह की बयानबाजी, जब हौसला अफजाई होनी चाहिए थी, तो उस समय इस गिरे हुए दाम में और इस गिरे हुए मार्केट में और वो इस तरह के बयान दे करके बागवानों को हतोत्साहित कर रही है। मैं आपको बता दूं कि अगर देश में सप्लाई और डिमांड की अगर बात, अगर डिमांड नहीं होती तो बाहर से सेब क्यों आ रहा है? इसका मतलब डिमांड है। लेकिन हमारे यहाँ स्थिति ऐसी है कि कुछ बागवान पूरी साल भर मेहनत करता है, बाद में आड़ती और लदानी पैसा ले जाते हैं, उसे वापस नहीं मिलता है। सरकार के पास क्या है? सरकार उनकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रही है? जा करके देखे कि जिन्होंने पहले कभी भी धोखाधड़ी की उन्हें दोबारा कैसे लाइसेंस दिया जा रहा है। जो लदानी आ रहा है उसको लेकर के सरकार की कौन सी नीति है? उसे कैसे वो वेरीफाई करेगी कि जो बायर है वो अगर पैसा कभी डूब जाएगा तो कैसे देगा? जिसका नुकसान हमारे बागवानों को उठाना पड़ रहा है। और आज स्थिति ये है कि बागवान जाए तो किसके पास जाए? सरकार है, चाहे CM ऑफिस है, सारी जगह बागवानों को सिर्फ निराशा हाथ लग रही है। और ये साफ हम बता दें कि अगर इस पर सरकार नहीं चेती, मंत्री ने अपने बयान से जनता से और बागवानों से माफ़ी नहीं मांगी, तो बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और जो इस सरकार को, जो सरकार में किंगली एटीट्यूड आ गया कि हम तो राजा है, और हकीकत में ऐसे में लगता है कि सरकार है ही नहीं। बागवान जाए तो किसके पास जाए? अगर सरकार होती तो बागवान उसके पास जाता है। सरकार है तो सरकार हमारी है, हम लोगों ने चुन के भेजा हुआ है। लेकिन हमारे ऊपर आप इस तरह की नीतियां थोपेंगे तो ये बातें बर्दाश्त नहीं होगी। इसे हम साफ तौर पे इस मंच से आज आप लोगों के सामने कह रहे हैं। अब सेब में इस तरह की जो परिस्थितियां हैं उससे कैसे निपटा जाए, उसके लिए क्या किया जाए, इसको लेकर के राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने माइक्रो लेवल तक अपनी स्ट्रेटेजी भी बनाई हुई है। और मैं चाहता हूं कि उस स्ट्रेटेजी पे हमारे हिमाचल के कन्वीनर DN चौहान जी पूरे विस्तार से आपको बताएंगे कि उसके लिए क्या किया जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सबको। आप सबको ये मालूम है कि बागवानी कितना कठिन कार्य है करने के लिए और कितनी मेहनत करनी पड़ती है सेब को पैदा करने के लिए। लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं अपना सेब लेके तो हमें बड़ा कम दाम मिल पाता है। इसके पीछे जो मार्केट सिस्टम काम कर रहा है उसको देखना भी ज़रूरी है, उसको मैनेज करना भी ज़रूरी है। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने एक सिस्टम तैयार किया है कि हम लोग कैसे बागवानों तक एक अच्छा दाम उनके उत्पाद का दिला सकते हैं। बागवानों का नहीं, सारी कृषि उत्पादों का, ये टमाटर का भी। तो उसके लिए एक हमने विकसित किया है, एक सॉफ्टवेयर भी है और जिसमें फार्मर को जोड़ेंगे और खरीदारों को जोड़ेंगे। ऑनलाइन मार्केटिंग का सिस्टम रहेगा। इस बार भी हमने कोशिश की थी, थोड़ा बहुत हमने काम किया इसके ऊपर, लेकिन अगली साल के लिए एक व्यापक तरीके से हम लोग बागवानों की हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं। उसमें हम लोग जो काम करेंगे इसमें
बागवानों का जो अधिकतम मूल्य निर्धारित किया जा सकेगा, उनको मिल पाएगा और डायरेक्ट कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा। ऐसा एक सिस्टम हमने किया है विकसित, और उसको हम जनवरी 2001 में लॉन्च भी करेंगे, बागवानों तक पहुंचाएंगे, बागवानों को तक, कृषकों तक। और अगले सीज़न के लिए हम समझते हैं कि एक बहुत ही अच्छा एक शुरुआत हो जाएगी हमारी राजनीतिक पार्टी से, लोक नीति पार्टी से। और इसके अलावा हम लोग समझते हैं कि बागवानों की और कृषकों की काफ़ी सारी और भी समस्याएं हैं। जैसे इस बार सीज़न से के विपरीत अप्रैल महीने में बर्फ़ पड़ गई। जिन लोगों ने जालियाँ लगा रखी थी उनके पौधे खराब हो गए, और सरकार ने असेसमेंट भी किया, लेकिन अभी तक किसी को कुछ मिला नहीं। इसके लिए राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी एक इंश्योरेंस प्लान लेके आएगी जब सरकार में आएंगे, और सरकार में उम्मीद कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट इलेक्शन में ज़रूर आएंगे, जब भी यहाँ के विधानसभा के इलेक्शन होंगे। और सभी पौधों की भी इंश्योरेंस होगी, और उसके लिए अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी से कोई ऐसा लॉस होता है, किसानों को उसका मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही सेब की उपज के या फसलों के और बाकी फसलों के उपज के इंश्योरेंस अभी होती है, लेकिन फ़ायदा बड़ा ही कम मिल पाता है लोगों को। वो भी इंश्योर करेंगे। उसके लिए हमने काम शुरू किया है कि कैसे ये काम करेगा इंश्योरेंस जो सेक्टर है। सर, आप बात कर रहे हैं, ये सबको पता है कि बागवानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा, ये सबको पता है। जी। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी क्या करेगी कि अभी वर्तमान में बागवानों को जो लॉस हुआ उसको दिलाने के लिए क्या करेगी, ये बताइए। और आने वाले इलेक्शन में क्या राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी चुनाव लड़ेगी 2022 में, और क्या सारी की सारी सीटों पे लड़ेगी? और आप बात कर रहे हैं कि हम इंश्योरेंस प्लान करेंगे, वो तो बात की बात है कि जब आपकी पार्टी सत्ता में आएगी, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा है कि दो ही पार्टियों पे प्रदेश में आती है। तो आपका क्या प्लान रहेगा कि अभी वर्तमान में आप क्या करेंगे बागवानों के? अगले 1 वर्ष तक कोई इलेक्शन नहीं होने वाले हैं, और उससे पहले ही हम लोग अपना एक प्लान लेके आ रही है जो अपनी तरफ से बागवानों की हेल्प के लिए लेके आ रहे हैं, राइट, जो मार्केटिंग में सपोर्ट करेंगे। दूसरा, जो जब इलेक्शन होंगे डेफिनेटली हम लोग कंटेस्ट करेंगे, सभी सीटों पर करेंगे, और हम लोग जो हमारी विचारधारा है और जो हमारा विज़न है, हम विज़न के साथ आ रहे हैं। बाकी पार्टियों की तरह धर्म और जाति की तरफ उसकी तरीके से नहीं चल रहे हैं। हम लोग एक विकास का मुद्दा लेके आ रहे हैं, विकास का विज़न लेके आ रहे हैं, और जो पसंद भी कर रहे हैं लोग बाग। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग सरकार ज़रूर बनाएंगे, और जब सरकार बनाएंगे तो सबसे पहले हम खुश देखना चाहेंगे बागवानों को, कृषकों को। जब तक कृषक और बागवान अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकता है, उसका जीवन स्तर ऊंचा नहीं हो सकता है, तब तक हमारा देश का विकास भी अच्छी गति से नहीं हो पाएगा। आप सभी सीटों पे इलेक्शन लड़ोगे? जी। विजन ये है कि हम लोग ट्रांसपेरेंट, करप्शन फ्री, अकाउंटेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे। एक चीज है ना, आप जो कह रहे हैं कि आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, आप सरकार में आएंगे। आपका हिमाचल में ग्राउंड वर्क से आपको कोई हिमाचल प्रदेश में जानता नहीं है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, 68 सीटों पर लड़ने की बात करते हैं। और जो फ्रंट है यहाँ सारे हिमाचल विकास कांग्रेस में, कांग्रेस ग्रुप की हिमाचल विकास कांग्रेस, वो भी कामयाब नहीं हुई। आप अभी जो दावा कर रहे हैं ये कुछ ये जम नहीं रहा कि आप जो है सरकार बनाएंगे, सत्ता में आएंगे, ये कहीं ऐसा ख्याली बुलाव रह जाए। या तो आपका कोई ग्राउंड वर्क होना चाहिए, जमीन पर काम करे, कहीं दिखे। नहीं, हमने ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है। प्रदेश में आपके कितने सदस्य हैं? अगर बात की जाए सदस्यता अभियान की। सदस्यता अभियान ऐसे हमने अभी शुरू नहीं किया है। अभी हमारे पास वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स जो जुड़ रहे हैं हमारे पास, ऑनलाइन हमारे पास पोर्टल है, उसमें लोग रजिस्टर हो रहे हैं। और सदस्यता अभियान क्योंकि हम अब शीघ्र शुरू करेंगे, उसका एक अलग प्रोसेस है कि हम लोग सिंपल ये नहीं चाहेंगे कि फर्जी सदस्यता अभियान चलाएं। आपको कुछ आइडिया तो होगा प्रदेश में कहाँ पे आपकी राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के कार्यकर्ता हैं? तो हमारी राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के सभी जगह में वैसे तो मेंबरशिप है, मेंबरशिप नहीं, वॉलंटियर्स हैं। कितने लमसम आपको आइडिया तो होगा? 100, 50? नहीं, मेरे ख्याल से 10-11 हज़ार तो हैं ऑलमोस्ट। अभी जो है
मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा चौहान साहब के इसमें कि हम जो है जो लोकसभा मंडी का इलेक्शन है उस पर फोकस हम कर रहे हैं और वहाँ पे हमारी एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट नहीं पोस्टपोन है तो हमारे लिए और एडवांटेज हो गया ना, टाइम मिल गया हमें उसके लिए। हाँ, आपका जो प्रश्न है कि कितने लोग हैं और ग्राउंड लेवल पे क्या काम कर रहे हैं, हम उसका जवाब दे रहे हैं। उसके बाद मेन मुद्दे पे आएंगे जो बागवानी का है। तो हमारे उधर जो है मंडी के कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कहते हैं ग्राउंड लेवल पे, पंचायत लेवल पे हमारे वॉलंटियर्स जा रहे हैं और वहाँ पे मेंबरशिप बना रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। आप अगर मंडी में जाएं और पता करें तो आपको पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय लोक नीति का एक्टिविटी क्या चल रहा है। Sir, you were talking about the horticulture department and horticulture development in Himachal Pradesh. So what is your plan regarding the improvement? That what should be the improvement in horticulture, especially in Himachal Pradesh? So what is your view? That's really true. आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। देखिए, जहाँ तक बात हॉर्टिकल्चर की है, इसमें 3-4 चीज़ें मुख्यतः है। सबसे पहले जो आप सेब लगाते हैं, सेब को बागवान अपने बच्चे की तरह पालता है। तो हमारा ये मानना है कि सेब की भी इंश्योरेंस होगी, जो 50% जो बागवान है उस पर होगा और 50% गवर्नमेंट का होगा, लेकिन हर सेब इंश्योर्ड होगा, सेब का पेड़। और उसके साथ साथ सेब पर MSP होगा। सेब का MSP जितनी लागत है उसका 2 गुना होगा। और इसके अलावा जो भी ओपन मार्केट में बेचना चाहता है ओपन मार्केट में बेचे, लेकिन जो नहीं बिकता है उसको सरकार देगी। वो आप सत्ता में आने के बाद की बात। हाँ, ऑब्वियसली। और वर्तमान में आप क्या करेंगे बागवानों में? देखिए, वर्तमान में ये है कि हम बागवानों की जो समस्याएं हैं, जो उनकी है, जैसे चौहान साहब ने कहा, जाकर के खुद काम कर रहे हैं, फील्ड में भी है। सबसे पहले सरकार को ये कहा गया है, सरकार को भी भेजा है कि जो MIS के तहत जो सरकार ने लिया है उसे बेचना बंद करें, क्योंकि 11 रुपये की लागत मार्केट तक पहुंचाने में हो रही है और 3-4 रुपये वहाँ बिक रहा है, जिसका असर सीधा मार्केट पे पड़ रहा है। ये गवर्नमेंट को पहले देखना पड़ेगा। और जितने भी इसे स्टोर है, कोल्ड स्टोर में जो पहले का माल है वो प्रिजर्व कर दिया है, और अभी जो मार्केट में जा रहा है उसके लिए सरकार के पास किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं है, जिसकी वजह से ये मार्केट एकदम डाउन हो गई है और लोग अपने माल को बेचने के लिए मजबूर है, लेकिन उन्हें बेचना है क्योंकि घर पे रख नहीं सकते। अब CM साहब की कौन सी ऐसी थ्योरी है कि आप घर पे रखिए और बाद में बेचिएगा, क्योंकि सेब तब तक खराब हो जाए। इसके लिए राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी को धरना प्रदर्शन भी करेगी, लोगों को लामबंद करेगी, या केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, हमने सरकार को आगाह किया है कि जल्दी इस पर कोई ना कोई अपना समाधान लाए और लोगों से मिले। और कारण ये है कि मैं एक बयान देख रहा था जिसमें मंत्री महोदय कह रहे हैं कि एक मंत्री कहते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, ओले वाला जो माल है वो मार्केट में आ रहा है, उसे कोई नहीं खरीद रहा है, कि इसका क्या होगा। तो कह रहे हैं कि भाई हम कुछ नहीं है, तो बादलों का वो है और ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, और कोई जवाब ही नहीं है। जबकि वो जो माल है वो उसमें ऐसा नहीं है कि जूस नहीं होता है, ठीक है, दाग है, पक्का दाग है और मार्केट में रहता है, वो लेट तक चलता है, लेकिन उसको बेचने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, ताकि बागवान, इसमें 2 तरह के, एक फ्रेश माल है, एक दूसरा जो डैमेज माल है। सबसे बड़ी दिक्कत उसी की आ रही है। फ्रेश माल अभी भी बिक रहा है, लेकिन जो डैमेज माल है उसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी और बागवानों को उसको लेकर के उन्हें रियायत देनी पड़ेगी, क्योंकि आज जो 11 रुपये का 3-4 रुपये में वो बेच रहे हैं, वो भी बागवानों का और हमारा ही नुकसान है। सरकार के पास कोई अपना खजाना नहीं है, हमारा ही टैक्स है, उसी को लेकर के हमारे ऊपर ही उसे खर्च करने की सरकार की जिम्मेवारी है कि किस तरह से लोगों को और बागवानों को वो खुशहाल कर सके, क्योंकि बागवानी में 5,000 करोड़ से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था पूरे प्रदेश पर निर्भर होती है। और हर साल सिर्फ बागवान ही नहीं, इसका इतनी लंबी चेन है कि बहुत आगे तक रोज़गार मिलता है। तो उस रोज़गार को अगर व्यवस्थित रखना है तो सरकार को उसके लिए काम करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि कश्मीर में सेब पर MSP है, हिमाचल में क्यों नहीं है? हिमाचल में अगर बात हो रही है कि माल खराब हो रहा है, तो किसान ने तो पूरी साल मेहनत की है, उसको तो उसका दाम मिलना चाहिए। और ये मैं साफ कह दूं, मैंने पहले भी कहा है, ऐसी स्थिति में लगता है कि सरकार है ही नहीं।
और आपका जो सवाल है कि क्या होगा, इसके लिए सरकार लोगों को खुद आगे आना पड़ेगा, अपनी सरकार खुद बनानी पड़ेगी। जहाँ तक आपने नीति की बात कही है, तो राष्ट्रीय लोक नीति सबसे पहले एक डाटाबेस पे जाने वाले बात कह रही है कि सबका माइक्रो लेवल तक का डाटा होगा, जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कौन बागवान, कौन किसान, किसकी कितनी खेती है, किसकी कितनी इनकम है। उस लिहाज से सारी चीज़ें क्लियर होगी और उसके बाद सरकार अपनी रणनीति बना सकती है कि हमें क्या और किसके लिए करना है। आपको बता दूं कि इसके तहत हम लोगों ने सारी चीज़ें कैसे नए दौर में आईटी के तहत जाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा डाटा है तो दुनिया पे राज करता है, चाइना के पास है तो हैकड़ी दिखाता है, और हम अभी भी 2021 में 2011 के फर्जी डाटा से चल रहे हैं। जब तक हमारे पास डाटा एक्यूरेट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और हम लोगों ने तय किया है कि पीरियडिकली डाटा तैयार किया जाएगा, हर पंचायत में 10 लोगों को जॉब दिया जाएगा, ताकि कोई भी आदमी किसी भी काम करने के लिए सरकारी दफ्तर में ना जा सके। सबसे ज़्यादा जब सरकारी दफ्तर में कोई जाता है तो वहाँ लेन देन होता है, हर काम घर पे हो गए। और हेल्थ की बात है, अगर इंसान को विकास करना है तो इस विकास की धारा में 2 सबसे मेन पहलू है, एक है अच्छा स्वास्थ्य और दूसरा है अच्छी शिक्षा। कई पार्टियां हैं जो कहती है हम फ्री पानी देंगे, बिजली देंगे, लेकिन हमारा मानना है 2 चीज़ें ऐसी हैं जो निःशुल्क और जिस पर किसी प्रकार का भी कोई बोझ नहीं होना चाहिए, वो है स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर आजीवन वो इंश्योर्ड होगा, और बच्चे का जब से कंसीव होता है तब से लेकर सरकार की लायबिलिटी होगी, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की दायित्व। हाँ प्लीज़ सर, आप मैनिफेस्टो बता रहे हैं अपना। हाँ प्लीज। प्रेस वार्ता है वो सिर्फ बागवानी मुद्दे। हाँ प्लीज, नहीं वो यहाँ से पूछा गया था इसलिए। वो तो हाँ मेरे 2 क्वेश्चन हैं। हाँ बताइए। देखो, बागवान समस्या अभी है जी। उसकी फसल नहीं गिरी। आपने कहा कि जो आप वो बनाएंगे सॉफ्टवेयर, और 2022 की बात कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ने की बात। 2022 में सीजन तो गया, तब तो सिर्फ आपका जो मुद्दा है, आप सिर्फ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अभी क्या करने वाले हैं आप? देखिए सिंपल एक बात नहीं, देखिए मैं आपकी बात से सहमत। 2022 में इलेक्शन से पहले फिर सेब सीजन आना है, उसके लिए क्या रणनीति है वो चौहान साहब आपको बता रहे थे। क्योंकि जो यहाँ का चुनाव है वो दिसंबर में होगा, लेकिन सीजन उससे पहले आ जाएगा। सर, अभी वर्तमान समय की बात है, करेंगे आप नहीं करेंगे? मतलब हाँ। वर्तमान समय की बात है, अभी आप कर रहे हैं 2022 की कि जब आप सत्ता में आएंगे तो ऐसा होगा जी। ये कंफर्म भी नहीं है कि आप सत्ता में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि आपने देखा ही है कि तीसरा जो भी मोर्चा यहाँ पे उठा वो विफल ही रहा है। नहीं देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि हिमाचल जैसा जागरूक मतदाता कहीं नहीं है, कहीं नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, क्या विश्व लेवल पे भी नहीं है। अगर विकल्प सही है तो सारी चीजें हो सकती है, और आप देखेंगे इस चीज को। प्लीज सर, वो आप 2022 की अभी की वर्तमान की बात। हाँ, अभी आपसे कह रहे हैं कि अगर विद इन वीक सरकार कोई सही निर्णय नहीं लेती है तो लोगों के साथ, बागवानों के साथ सड़क पे निकलेगी। क्योंकि अगर सड़क खामोश होती है तो विधानसभा और संसद बेलगाम होती है, तो वो बेलगाम नहीं होने दिया जाएगा। और जिम्मेवारियां हैं, इनको चुन के जनता ने भेजा है, तो जनता के लिए काम करना इनका दायित्व है, इनको वो फर्ज अपना निभाना ही पड़ेगा। आपने बागवानी का मुद्दा उठाया, इसके अलावा इलेक्शन मैनिफेस्टो की भी आपने बात की, तो किस तरह से आपकी रणनीति रही? बागवानों की सबसे दूसरी बात हुई है कि अभी उनको तुरंत राहत की ज़रूरत है। इस सीज़न में काफ़ी कुछ लॉसेस बागवानों को उठाने पड़े, प्राइसेस बड़े कम मिले इनको, और उसके कई सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें से एक जैसे कहा गया है कि जो MIS में सेब खरीदा जा रहा है वो भी मार्केट में जा रहा है, जिसकी वजह से जो डिमांड एंड सप्लाई में मीन्स घटिया क्वालिटी का सेब भी, जो प्रोसेस ग्रेड का सेब भी मार्केट में आपको रिटेल में बेचा जा रहा है टेबल पर्पज़ के लिए। वो एक रीज़न है। सरकार को चाहिए कि उसको ऐसी प्रैक्टिस को बंद करें और प्रोसेस के ऊपर ध्यान दें। सारा ये प्रोसेस ग्रेड का सेब है तो प्रोसेस होना चाहिए, और फूड प्रोसेस ऑर्डर के अंतर्गत जो कानून है उसका सख्ती से पालन भी किया जाए। आप कैसे आप टेबल पर्पज़ के लिए प्रोसेस ग्रेड का सेब बेचते हो? एक तो ये है कि सरकार से निवेदन है कि इसको सख्ती से लागू करें, और प्रोसेस ग्रेड का सेब सिर्फ प्रोसेस को करें, मार्केट में ना भेजें। You were talking about horticulture, so there are a lack of cold storage in rural area of Himachal Pradesh. जी What is your initiative? रूरल एरिया में हमें
सी स्टोर की सख्त ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि हर पंचायत लेवल पर एक छोटा 250 या 500 मीट्रिक टन की कैपेसिटी का एक सी स्टोर होना चाहिए। और सी स्टोर के लिए वो गवर्नमेंट की पूरा फंडेड होना चाहिए। बेशक सब्सिडी नहीं दे सकते तो आप रिवॉल्विंग फंड दें, अगर आप नहीं दे सकते तो जब हमारी पार्टी आएगी हम तो ज़रूर करेंगे, ये स्कीम को ज़रूर लागू करेंगे। इससे क्या होगा कि मार्केट में आप लोग जब प्राइस अच्छा नहीं मिल पा रहा है तो आप स्टोर में रख सकते हो उसको, अपने प्रोड्यूस को, वो अति आवश्यक है। अदरवाइज़ जब ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो ये मार्केट में प्रॉब्लम तो रहेगी और किसानों को बड़ी कम आमदनी मिल पाती है। अभी क्या करेंगे आंदोलन करने की बात कर रहे थे? आंदोलन की अगर ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर करेंगे, बागवानों का साथ देंगे। कई सारी एजेंसीज़ हैं बागवानों की, अच्छा है, मैं अप्रिशिएट भी करता हूं उनको कि उन लोगों ने कुछ इनिशिएटिव लिए अपने लेवल पर कि कई एफपीओज़ के तौर पर काम कर रहे हैं। और मेरा उनसे निवेदन भी है कि वो हर जगह, हर पंचायत लेवल पर एक कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाएं। कोऑपरेटिव तरीके से अगर ऑर्गेनाइज होते हैं और प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस मीन्स ग्रेडिंग अच्छे से वहाँ करते हैं और जो मार्केट भेजने लायक है तुरंत अच्छा जिसका प्राइस मिल रहा है उसको मार्केट में भेजें और लगता है कि प्राइसेस कम हो गए हैं और उसको स्टोर करें। देखिए, एक सवाल मेरा आपसे, लोक नीति पार्टी के मैनिफेस्टो में मेन पॉइंट्स क्या रहेंगे? मेन किन क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा लोक नीति? एक तो ये रहेगा कि किसानों को कॉस्ट का डबल दाम कम से कम मिले। उसके अलावा जो अच्छी क्वालिटी का जैसे प्रोडक्शन होता है, एक तो कॉस्ट कम लेंगे तो कॉस्ट प्लस कॉस्ट का डबल मीन्स कॉस्ट का पार्ट में उनका जो किसान है वो भी अपनी मेहनत करता है, उसकी लेबर का कॉस्ट भी उसमें इन्वॉल्व। के अलावा किन क्षेत्रों पर फोकस रहेगा? एग्रीकल्चर के अलावा हमारा रहेगा टूरिज्म पर। हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ आती हैं तो वहाँ पर हमारे लोग काम नहीं करते। आपने देखा ही होगा, ये बद्दी रोटी वाला कहीं नालागढ़ जाओ आप देखेंगे, ये ज़रूर है कि 70% रोज़गार मिलना चाहिए हिमाचलियों को, लेकिन हिमाचल वासी वहाँ बड़े कम काम करते हैं या थोड़े दिन के लिए ज्वाइन करते हैं, उसके बाद छोड़ भी जाते हैं। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि टूरिज़्म को अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से इसको डेवलप किया जाए। और इसके अलावा हम लोग हिमाचल को एजुकेशन हब के तौर पर भी यूज़ करते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को दिल्ली के मुकाबले आप बात करते हैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की या कोई और जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, उस लेवल की हम एजुकेशन का सेक्टर को डेवलप करना चाहेंगे। और तीसरा है हम लोग स्किल ट्रेनिंग की। स्किल ट्रेनिंग अभी भी होता है, खैर स्किल ट्रेनिंग होता है, लेकिन उसकी आउटपुट मुझे लगता है इतनी अच्छी नहीं है और एम्प्लॉयबल स्किल्स देने की आवश्यकता है यूथ को। और चौथा है हमारा एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर को अच्छे तरीके से रिवैम्प करने की ज़रूरत है। बचपन से ही बच्चों को उनकी नैतिकता के बारे में एजुकेशन होना चाहिए, उनको उनके शारीरिक प्रशिक्षण के बारे में होना चाहिए और उनको एम्प्लॉयबल स्किल्स देने शुरू करने चाहिए, ताकि उसको एक हैबिट ये ना रहे कि सब लोगों ने बाबू बनना है, जो एक सोच है जो आप पिछला एजुकेशन सिस्टम ने हमें दिया है। सब लोग इससे अति प्रभावित हैं क्योंकि रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। आपने देखा होगा, कई बार सुना है हमने भी कि कोई PhD पढ़ा हुआ आदमी भी 4th क्लास की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। तो ये नौबत कैसे आई है? हमें इसलिए एक ऐसी शिक्षा नीति को अपनाना होगा जो प्रभावी तरीके से हमारे युवाओं को रोज़गार भी दें और उनका जीवन स्तर भी ऊंचा कर पाए। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे।
आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।